आइए तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे गुरुकुल मिशन वॉरियर विद डीके शर्मा में। तो चलिए आज चक्र शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये वीडियो स्पेशली मैं अग्निवीर को ध्यान में रख कर तैयार कर रहा हूँ, लेकिन ये एसएससी जीडी के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। तो एसएससी जीडी वाले भी इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको ज़्यादा काम करेगा, क्वेश्चन को याद भी रखने में मदद करेगा और आपकी जानकारी को भी बढ़ाएगा। बाकी भी रेलवे एनटीपीसी वगैरह का तैयारी करते हैं, स्टेट सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल वगैरह के लिए तैयारी करते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 25 जनवरी, 15 अगस्त, 21 जून, 3 मार्च। तो इसका सही आंसर है 25 जनवरी। नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। लेकिन इसके साथ एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, इंटरनेशनल टूरिज्म डे है, वो 27 सितंबर को मनाया जाता है, 27 सितंबर को। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल टूरिज्म डे, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, तो आपका आंसर होगा 27 सितंबर, 27 सितंबर। और अगर आपका क्वेश्चन है कि नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, तो आपका आंसर होना चाहिए 25 जनवरी, 25 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो आपको मालूम होगा कि भारत की जो सबसे लंबी रोड सुरंग है, जो हाईवे पे बना हुआ है, वो है चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी असल में ये जम्मू कश्मीर में NH 44 पर, NH 44 पे, ये जम्मू कश्मीर राज्य में नेशनल हाईवे 4444 नंबर पे रोड टनल है। ये मतलब सड़क सुरंग है, जो भारत का सबसे बड़ा सुरंग है। लेकिन अगर रेलवे सुरंग की बात की जाती है, अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन है कि भारत के सबसे लंबी सुरंग, अगर इस तरह की क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये रोड सुरंग की बात कर रहा है, रोड टनल की बात कर रहा है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे रेलवे सुरंग कौन सी है, तो रेलवे टनल जो भारत की सबसे बड़ी है वो है पीर पंजाल रेल सुरंग। ये भी जम्मू कश्मीर में ही है, जो भारत का सबसे बड़ा सुरंग है, जिसे बनिहाल रेल सुरंग भी कहा जाता है। पीर पंजाल रेल सुरंग या बनिहाल रेल सुरंग एक ही सुरंग का नाम है, एक ही टनल का नाम है। इस सुरंग की लंबाई 11.21 किलोमीटर है। जबकि अभी जो आपके पास क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग, ये रोड सुरंग की बात कर रहा है, ये भी जम्मू कश्मीर में है, NH 44 पे है, और इसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर, 9.28 किलोमीटर। इसका नाम है चेनानी नासरी टनल, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको पढ़ लीजिए पहले एक बार। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसको बोलते हैं सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन है आपके पास नई दिल्ली, मुंबई, देहरादून, लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा देहरादून। ये देहरादून उत्तराखंड की में है, देहरादून में है ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। ये भी क्लियर हो गया है, उसका आंसर होगा देहरादून। ये जो अब आपके पास है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग काम क्या करती है, तो ये भारत का नक्शा बनाने का काम करती है। भारत या भारत के राज्यों का नक्शा बनाती है, सर्वेक्षण करती है, सर्वे करती है। यह एक केंद्रीय एजेंसी है जो भारत के अंदर जितने भी मैपिंग होता है और सर्वे होता है उसका काम करती है, इसलिए इसको भारतीय सर्वेक्षण विभाग या सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब आपके पास अगला क्वेश्चन, आइए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है व्हीलर, मैकुलन, मार्कोनी, डैमलर। तो इसका सही आंसर है रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किए थे। मार्कोनी इटली के साइंटिस्ट थे। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किए थे 19वीं शताब्दी में, और ये इटली के साइंटिस्ट थे। इसमें मार्कोनी को क्लिक करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, हवा महल राजस्थान के किस जिले में है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि हवा महल राजस्थान के जयपुर शहर में है, सबको मालूम है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है।
और जयपुर में ही हवा महल भी स्थित है। अब हवा महल के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि हवा महल जो है वो रेड और पिंक सैंडस्टोन का बना हुआ है। लाल और पिंक कलर का जो सैंडस्टोन होता है, चूना पत्थर वगैरह को मिला के जो जिसमें ज़्यादातर पिंक कलर के पत्थरों का यूज किया गया है, इसका निर्माण किया गया है रेड और पिंक सैंडस्टोन से। ये 1799 ईस्वी में 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह जो उस टाइम में जयपुर के राजा थे उन्होंने बनवाया था। इसके बनाने के पीछे जो मेन मकसद थी वो ये थी कि राजमहल की जो महिलाएं हैं वो मतलब पर्दे के अंदर रहते हुए बाकी जो शहर की व्यवस्था है, शहर का जो मतलब चकाचौंध है उसको भी देख पाए और पर्दे में भी रहे। तो ये पर्दा प्रथा को कहीं ना कहीं मतलब प्रमोट करने वाली करती है, क्योंकि ये पर्दा प्रथा को ही ध्यान में रख के तैयार किया गया था कि राजघराने की महिलाएं पर्दा में रहे, मतलब लोग उसको देखे नहीं और वो सबको देख पाए। तो ये टेंडेंसी आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में है कि ये अब लोगों को ये घूरने की प्रवृत्ति तो इतनी ज़्यादा है लोगों में कि अब क्या कर सकते हैं इसको, कि लोग अगर राजघराने की एक महिलाएं दिख जाए तो आदमी तो पूरा मार्केट छोड़ के बाजार छोड़ के उधर ही ध्यान को केंद्रित कर दे। तो इसीलिए ये उनको पता था, तो उन लोगों ने ऐसा व्यवस्था किया था कि महिलाओं को कोई देखे नहीं, महिलाएं सबको देख पाए। सबको कहने का मतलब कि बाजार की चकाचौंध को देख पाए। तो इसलिए हवा महल का निर्माण किया गया था। हवा महल का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल राज मुकुट की तरह, मतलब क्राउन की तरह बनाया हुआ है, मुकुट की तरह बनाया हुआ है। और बनाने वाले महाराजा सवाई सिंह 1799 ईस्वी। आपको क्लियर हो गया। और जयपुर शहर में स्थित है, इसका सही आंसर होगा जयपुर। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है जालियांवाला बाग हत्याकांड, बंगाल विभाजन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो 13 अप्रैल 1919 का, दो काला दिन, भारत का सबसे आज़ादी के टाइम के बहुत ही कुख्यात दिनों में से एक दिन। ऐसे तो बहुत बार ऐसा काला दिन आया, जब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है, जब भगत सिंह साहब को फांसी की सज़ा हो जाती है। तो इस तरह से कई बार इस तरह के दिन भारत को देखने पड़े जो बहुत ही दुखदायी था। इसी तरह का एक दिन था जालियांवाला बाग मैसेक्री, जिसमें जनरल ओ डायर के आदेश पे गोलियों की बौछार कर दी गई एक जनसभा के ऊपर। उसमें बहुत सारे लोग भगदड़ की वजह से, गोली लगने की वजह से और अफरा तफरी की वजह से मारे गए। ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसी घटना के बाद एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक जांच कमेटी नियुक्त की थी। उसी कमेटी का नाम था हंटर कमीशन, हंटर समिति, जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर जांच शुरू की थी। तो ये भी क्लियर हो गया। इसका सही आंसर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। इसका मेन काम है कि राष्ट्र के जो मतलब जो पोषण के ऊपर इनका ध्यान केंद्रित क्या करते हैं ये लोग। पोषण को बढ़ाने के लिए जो जरूरी पहल है उसके ऊपर ये लोग काम करते हैं। न्यूट्रिशंस को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, जैसे कि चाइल्ड डेथ रेट, मतलब ह्यूमन डेथ रेट, मतलब पर्सन लोगों का जो एक एक्सपेक्टेशन है लाइफ के प्रति, जो बेसिक नीड्स है, जो न्यूट्रिशन जिससे मिले, जो जिसका लाइफ बेहतर हो सके, उसके लिए ये लोग काम करते हैं। ये संस्था काम करती है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। ये भी क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, समवर्ती सूची समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? आपके पास ऑप्शन है कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो आपको पता होगा कि संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और संवर्ती सूची में मेन जो, अब देखिए संवर्ती सूची जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि संवर्ती सूची की बात, इसको इंग्लिश में कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। इसकी बात संविधान के 7वें शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची में की गई है, जिसमें 3 तरह के लिस्ट की बात की गई। सूची की 3 तरह की सूची की बात की गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो विषय है उसके ऊपर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में जो विषय है उसके ऊपर राज्य कानून बना सकती है। और संवर्ती सूची में जो विषय है उसके ऊपर राज्य या केंद्र कोई भी कानून बना सकता है। अगर दोनों ने कानून एक ही मैटर पे बना लिया तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा और राज्य का कानून ऑलरेडी सुपरसीड हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपको। लेकिन जो संवर्ती सूची में जो विषय है राज्य या केंद्र, उसमें से कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन दोनों ही एक ही मैटर बना लिया, ऐसी परिस्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य का कानून निरस्त कर दिया जाएगा। और ये आपको क्लियर हो गया कि ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची भारत के संविधान के जो अनुसूचियां हैं, जो मूल संविधान में 8 थी, अभी उसकी संख्या बढ़ के 12 हो चुकी है। ये 7वीं अनुसूची में इसकी बात की गई है। 7वीं अनुसूची में 3 तरह के लिस्ट की बात की गई है, 3 तरह की सूची की बात की गई है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। तो समवर्ती सूची वहाँ से लिया गया है और समवर्ती सूची जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की साझा अधिकारों को वर्णन करता है। क्लियर हो गया? तो अभी इसको ऑस्ट्रेलिया को टिक करिए और फटाक से आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 9, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? आपके पास ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, बैडमिंटन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का है क्योंकि फोगाट के नाम पे आपने गीता फोगाट, बबीता फोगाट का नाम सुना होगा। एक मूवी भी आई थी दंगल, आपने देखा होगा, जिसमें महावीर सिंह के जीवनी और गीता फोगाट, बबीता फोगाट की जीवनी को मतलब बायोग्राफी के ऊपर डिपेंड करता हुआ फिल्म था। तो उस मूवी में तो ये जो विनेश फोगाट है ये भी उसी फैमिली से, उसी पहलवान फैमिली से बिलोंग्स करती है। ये भारत की महिला पहलवान है और ये महावीर सिंह फोगाट की भतीजी है। और गीता फोगाट और बबीता फोगाट तो दोनों सगी बहन थी, ये इनकी चचेरी बहन है, कज़न है। और इन्होंने विनेश फोगाट ने, अब विनेश फोगाट के बारे में तो आपको जानकारी मिलेगी, ये हरियाणा की रहने वाली है। और इन्होंने जो एशियन गेम्स था, एशियन गेम्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली, पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली भारतीय महिला पहलवान है। चलिए ये भी खत्म हो गया, इसका आंसर अब क्लियर हो गया। और ये अब पहलवान है तो कुश्ती करेगी, अब पहलवान है तो कबड्डी तो खेलेगी नहीं, खेल सकती है, ऐसा नहीं है कि पहलवान कबड्डी नहीं खेल सकता है, खेल सकती है, लेकिन सामान्यतः पहलवान कुश्ती करते हैं। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अब ये तो इतना फेमस क्वेश्चन हो चुका है भारत के अंदर कि ये क्वेश्चन तो अब क्या कहिएगा, ये तो दुनिया में तहलका मचा रहा है। योगा का शुरू करने का श्रेय असल में पतंजलि को जाता है। पतंजलि मतलब रामदेव के पास मत चले जाइएगा। पतंजलि जो हम बात कर रहे हैं वो प्राचीन सभ्यता जो भारत की थी उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। पतंजलि एक महर्षि हुआ करते थे भारत में, जिन्होंने योगा की शुरुआत की। अब ये योगा की जो संस्था है जिन्हें रामदेव जी ने चला रहे हैं उसका भी नाम पतंजलि ही है, लेकिन वो पतंजलि इनके संस्था का नाम है और वो पतंजलि महर्षि थे जिन्होंने योगा को शुरू किया था। तो हमको लगता है इसी से इंस्पायर्ड होकर रामदेव जी ने इसका भी नाम पतंजलि संस्थान ही रखा है, अपने योगा केंद्र का नाम। तो योगा जो था वो भारत का इसमें पेटेंट है, भारत इसको अपना समझती है, अपना मानती है और भारत चाहती है कि योगा के बल पे हम दुनिया में अपना एक स्पेशल पहचान बनाएं और लोगों को बताएं कि सिर्फ मेडिसिन से ही नहीं, कुछ एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम से भी अपने शरीर और मन को संतुलित किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, कई सारी गंभीर बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने योगा दिवस मनाने का एक चलन शुरू किया। अब ये जो चलन शुरू किया, ये चलन जब शुरू हुआ तो अभी जो योगा दिवस है वो सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में एक ऐसा दिन है साल में जिस दिन मनाया जाता है और वो दिन है 21 जून 21 जून 21 जून को पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। और ये योगा में भारत का प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व नहीं, लीडरशिप है। असल में ये भारत का पेटेंट है, भारत की चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा जोर शोर से मनाई जाती है, तो इसलिए ये खुश होने की बात है। और 21 जून को क्यों मनाया जाता है इसके ऊपर भी थोड़ा सा आ जाते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। अब सबसे बड़ा दिन होगा तो सूर्य की प्रकाश सबसे ज़्यादा देर रहेगी, तो इसीलिए इस दिन को योगा दिवस के तौर पे, क्योंकि योगा में सूर्य प्रकाश का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है। सूर्य के प्रकाश से आपको पता है कि विटामिन डी शरीर में एक्टिव होती है, तो इसीलिए 21 जून को भारत सरकार ने घोषणा किया कि 21 जून को दुनिया उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। इसीलिए 21 जून को योगा दिवस की अनाउंसमेंट हुआ और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के तौर पर यूएनओ में भी, यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसको मान्यता मिल गई और अब ये पूरी दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस हार्मोन के कारण हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? अब आपके पास क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। किस हार्मोन के कारण हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाता है? आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट बढ़ जाता है, किस हार्मोन के कारण? अब ये बढ़ेगा कब आप हार्ट बीट बढ़ेगा, कब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये कब होगा? जब आपको डर लगेगा, भय होगी, चिंता होगी, किसी उत्तेजना होगी, गुस्सा आएगा, आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, उस दशा में क्या होता है कि आपका हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। आप खूब तेज दौड़ के भाग के आए हुए हैं, किसी को सांप को कहीं से देख के भागे हुए हैं, कहीं किसी को मार पीट के भागे हुए हैं, मतलब कुछ भी इस तरह से जब आपको डर लग रहा है कि अब आपके हमारा बारी है, वो हम पिटेंगे, तो ऐसे कंडीशन में आपके जो डर है, आपकी जो चिंता है, आप जब दौड़ने के लिए ग्राउंड में होते हैं और अभी विजल बजने ही वाला है, उस टाइम जो आपकी उत्तेजना होती है, इस सब तरह की कई सारी बातें हैं जब आपके अंदर ये हार्मोन, एक हार्मोन है जो बढ़ता है, उस हार्मोन का नाम क्या है? इस हार्मोन का नाम है एड्रीनेलिन।
एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो आपके बॉडी में इसका स्राव बढ़ता है और इसकी वजह से आपके अंदर डर, भय, चिंता, उत्तेजना की जो दशा है वो बढ़ने लगती है, आप एंग्जाइटी फील करने लगते हैं। इस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन। इस एड्रेनलिन हार्मोन को एड्रेनलिन हार्मोन ही है, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन ये हो गया। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12। अब आइए अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है? हवाई जहाज के हिस्से पुर्जे बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है जर्मन सिल्वर, मोनल धातु, टांका और ड्यूरेलुमिन। तो आपको बता दूं कि इसका सही आंसर होगा ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन इसलिए कि ड्यूरेलुमिन जो है वो मिश्र एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है, एल्यूमिनियम का मिश्र धातु। अब जो मेन चीज़ें क्या होती है, इसमें 95% एल्यूमिनियम ही होता है। जो ड्यूरेलुमिन है इसमें 95% एल्यूमिनियम होता है, 4% कॉपर होता है और 0.5% मैग्नीज और 0.5% मैग्नीशियम होता है। इस 4 धातुओं को मिला के ड्यूरेलुमिन तैयार किया जाता है। ड्यूरेलुमिन काफ़ी हल्का होता है और काफ़ी मजबूत भी होता है, जिसकी वजह से इसका निर्माण हवाई जहाज के निर्माण में भी, इसका यूज हवाई जहाज के निर्माण में भी किया जाता है। प्रेशर कुकर वगैरह भी इसी धातु के बने होते हैं। चलिए अब आपके पास अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन को पढ़िए। मुझे लगता है कि आपके पास जवाब तो होगा ही, लेकिन फिर भी एक बार पढ़िए और जवाब देने का प्रयास करिए। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। जोसेफ प्रिस्टले एक साइंटिस्ट हैं जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में इन्होंने, ऐसे ईस्वी तो कहीं आपको पूछेगा नहीं तो छोड़िए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। प्रिस्टले इसका नाम रखिएगा, जोसेफ प्रिस्टले इनका नाम था। जोसेफ प्रिस्टले इन्होंने 1774 ईस्वी में इंग्लैंड के रहने वाले थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑक्सीजन की खोज कैसे की थी उसके बारे में थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जलाकर, मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड था जिनको इन्होंने जलाया, तो इनको जलाने के बाद इनको डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर की प्राप्ति हुई। मतलब इन्होंने मर्क्यूरिक एसिड को जलाया तो इसके बदले में इनको मिला डिफ्लोजिस्टिकेटेड एसिड, अच्छा एयर। तो इन्होंने उस टाइम में मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जलाकर डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर की खोज की थी। यही गैस आगे चलकर प्राणवायु ऑक्सीजन के नाम से जानी गई। अभी ऑक्सीजन तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन सबको मालूम है। और चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हल्दी जो होता है, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, ये सब एक ही प्रजाति का पौधा है। तो ये हल्दी या अदरक दोनों इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन के सेम ही बात है, हल्दी और अदरक का बात आए तो दोनों एक ही प्रजाति का पौधा है। तो सेम क्वेश्चन सेम तरीके से पढ़ लीजिएगा। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? आपके पास ऑप्शन है जड़ से, तना से, बीज से, उपरोक्त सभी से। तो इसका सही आंसर होगा तना। जड़ मत बोल दीजिएगा, क्योंकि हल्दी और अदरक दोनों जड़ में ही होता है। तो इसको सामान्यतः लोग समझते हैं कि इसका जड़ है, लेकिन जड़ नहीं होता है, ये इसका तना होता है। हल्दी और अदरक दोनों ही पौधे में इसका जो भूमिगत तना होता है, इसी से हल्दी प्राप्त होती है और इसी से अदरक भी प्राप्त होता है। ये इस पौधे का, हल्दी का या अदरक का, ये भूमिगत तना होता है, भूमिगत तना होता है। क्लियर हो गया? ये जड़ नहीं है। जड़ उसके अलावा उसमें और जो देखते थोड़े छोटे छोटे सूत की तरह निकले हुए होते हैं, वो उसका जड़ होता है। लेकिन हल्दी और अदरक दोनों ही उस पौधा का भूमिगत तना है। ये भी क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, निमोनिया से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? निमोनिया आपको मालूम है कि निमोनिया फेफड़े की बीमारी है। फेफड़ा इसमें संक्रमित हो जाता है, फेफड़े में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन मतलब सूजन आ जाता है, फेफड़े थोड़ी सी फूल जाती है। असल में फेफड़े की स्वेलिंग की जो परिस्थिति होती है उसी को निमोनिया कहा जाता है। इसमें कफ, फेफड़े के अंदर फिर कफ बनने लगता है, आपको बुखार लग जाएगा, ठंड लगने लगेगा, तो कई तरह की समस्या होती है। सर्दी बुखार टाइप का बीमारी है ये निमोनिया, लेकिन फेफड़े इसमें संक्रमित में होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़ा। इसको आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ठीक से इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। और जो ये लेक्चर में साथ में दे रहा हूँ इसको विशेष रूप से सुनिए, क्योंकि ये आपके और ज़्यादा काम आने वाला है। इसमें ये आपके लेक्चर आपको क्वेश्चन याद रखने वाने में भी मदद करेगा, और साथ साथ आपको इस क्वेश्चन के अलावा जो और जानकारी है जो आपको जानना चाहिए इस एग्ज़ाम में जाने से पहले, वो भी आपको पता चलेगा। तो इस लेक्चर को साथ में क्वेश्चन के साथ जरूर सुनिए। सिर्फ क्वेश्चन टिक कर लेने भर से आपको क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे, याद रह भी जाएंगे तो बाकी चीज़ें पता नहीं रहेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके आएगा, आप जवाब नहीं दे पाइएगा। इसीलिए आप इस लेक्चर को भी सुनिए और तरीके से सुनिए जो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है मेरी आवाज़ उतनी स्पष्ट नहीं हो, क्योंकि मैं अभी बहुत जल्दी ही एक कोचिंग क्लास शुरू किया हूँ, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी अभी
जितनी स्पष्ट होनी चाहिए एक टीचर के तौर पे उतनी स्पष्ट हो नहीं पा रही है। मुझे भी इस तरह की इसकी फीलिंग्स है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी ही मेरी आवाज़ और फ्रेश हो जाए, जो आप लोगों को और क्लियर समझ में आए, शब्दों को मैं और बेहतर तरीके से प्रोनाउंस कर सकूं, उच्चारण कर सकूं, जो आपको और ज़्यादा समझ में आए। तो तब तक के लिए जैसा मैं प्रयास मैं भी कर रहा हूं, और आप उधर से एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए करिए। और जल्दी ही हम लोग मिशन वॉरियर विथ डीके सर, जो हमारा गुरुकुल का नाम है, मिशन वॉरियर विथ डीके सर। मिशन आपको पता ही है कि हम किसी काम को करने के लिए जब काम करते हैं, मिशन वॉरियर मतलब योद्धा, और हम आपके साथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मिशन वॉरियर विथ डीके सर के साथ। तो आपके पास अगला क्वेश्चन है, हैजा के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हैजा, हैजा जिसे कॉलरा भी कहा जाता है, हैजा को कॉलरा भी कहा जाता है। गांव घर के रहने वाले लोग हैं तो बड़ा सुने होंगे, बच्चे में तो पेट खराब हुआ ही होगा। तो इसमें पेट खराब और उल्टी दोनों साथ होने लगता है। तो ये हैजा असल में बरसात के बाद आता है सामान्यतः, जब कई सारा इन्फेक्शन वगैरह बढ़ने लगता है गाँव घर में। तो बरसात के सीजन के जस्ट बाद ये बीमारी काफ़ी चलन में आ जाती है। दुर्गा पूजा से कुछ दिन पहले के टाइम में तो कई बार लोग बोलते हैं इस बार भगवती घोड़ा पे आ रहे हैं, तो इस बार बकरी पे आ रहे हैं, तो इस बार हैजा आएगा, इस बार नहीं आएगा। चलिए सब बातें बिना मतलब की बातें छोड़ते हैं, क्लास के टाइम में अनावश्यक बातें करनी ठीक नहीं है। तो हैजा को कॉलरा भी कहा जाता है। इसमें पेट भी खराब हो जाता है और मुँह भी खराब हो जाता है। तो हैजा के टीके की खोज, इसके लिए जो वैक्सीन की खोज की थी कि हैजा की जो मतलब टीका लगाने के बाद अगर आपको हैजा नहीं होगा, तो उस साइंटिस्ट का नाम था लुई पास्चर। उनका नाम याद रखें, उनका नाम था लुई पास्चर। और किसी लेबोरेटरी में बनी हुई ये पहली टीका थी जो सबसे ज़्यादा लोगों को लगाई गई थी, लुई पास्चर ने हैजा के टीके का निर्माण की थी। हैजा असल में मतलब पेट खराब और उल्टी से संबंधित समस्या है। इसमें बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगती है, पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, जिसकी वजह से आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। और कहानी गांव घर में रहे हुए सुनिए होइएगा कि कई बार जब बहुत समय पहले जब इसकी मेडिसिन वगैरह नहीं थी, दवाई नहीं था, ट्रीटमेंट नहीं थी, तो बहुत सारे लोग एक साथ मर जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 17 नंबर। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण को एम्ब्रियो भी बोलते हैं, एम्ब्रियो। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? माता की धमनियों से, माता के गर्भाशय से, माता के गर्भनाल से, माता के एमनियोटिक शेक द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए कि भ्रूण को जो भोजन है वो गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। गर्भनाल जो माता के मतलब भ्रूण के उसके गर्भाशय से जुड़ी होती है, जिसके द्वारा उसे भोजन वगैरह या जो भी न्यूट्रिशंस है उसे गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? विसरण को बोलते हैं डिफ्यूजन। प्रकाश का जो डिफ्यूजन होता है वो धूलकण के कारण होता है। प्रकाश का विसरण मतलब डिफ्यूजन धूलकण के कारण होता है। जैसे धूलकण इसका सही आंसर है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला चलिए 19 नंबर। लकवा रोग, बहुत ही फेमस रोग है लकवा, पैरालिसिस। लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो लकवा रोग जो है ना, वो तो आप देखें, लकवा मतलब हाथ पैर जो किसी अंग को ही लेके गया सीधा, मतलब हाथ में लगा तो आगे हाथ ही काम करना बंद, मुंह में लगा तो मुंह ही काम करना बंद। तो आप तो जानते हैं गांव घर में तो कई बार देखते हैं लोगों को, मतलब जब महिलाओं के बीच में झगड़ा होती है तो कई लोग इस तरह की गाली भी देते हैं कि लकवा पकड़ लेगा तुमको लेकिन उससे लकवा नहीं पकड़ता है। लकवा पकड़ने का अलग कारण है। अब कारण क्या है तो उसको सुन लीजिए। लकवा असल में विटामिन B12 और विटामिन B कॉम्प्लेक्स, मतलब विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी से सामान्यतः लकवा होती है। उसमें विटामिन 7 का भी एक बड़ा रोल है, विटामिन 7 का बड़ा रोल है, विटामिन B12 का बड़ा रोल है। मिला जुला के विटामिन B कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, क्योंकि B कॉम्प्लेक्स कहने से सारे विटामिन जो B कैटेगरी के जितने विटामिन हैं आ जाते हैं। विटामिन को कई लोग विटामिन, असल में इसका सही नाम विटामिन ही है, लेकिन हम लोग विटामिन बोलते हैं। तो चलिए जो बोलते हैं सब ठीक है, हम लोग कौन सा डॉक्टरी कर रहे हैं, डॉक्टर लोग समझे विटामिन बोलें या विटामिन बोलें। तो इसमें B कॉम्प्लेक्स का होना ज़्यादा आवश्यक है। तो इसमें B7 B12 ज़्यादा आवश्यक है। तो आपके पास B7 ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए टिक कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि B कॉम्प्लेक्स इसमें B12 और 7 इसका थोड़ा सा बड़ा रोल है। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? आपके पास ऑप्शन है अन्नवाहिनी में, गर्भाशय में, गर्भनाल में, योनि मार्ग में। तो आपको बता दूं कि निषेचन की जो क्रिया होती है फाइलोपियन ट्यूब में होती है। फाइलोपियन ट्यूब को अंडवाहिनी भी कहा जाता है। फाइलोपियन ट्यूब के अंदर एक एम्पुला पार्ट होता है जिसके अंदर निषेचन की क्रिया होती है। इसी के साथ आज का ये वीडियो फिर से खत्म। थैंक यू, जय हिंद।